जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया सूचना एवं संचार में शामिल अवयव। ठीक है, सूचना एवं संचार में शामिल अवयव, उन अवयवों में बेसिकली मेन तीन पार्ट थे। तीनों पार्ट में पहला था सेंडर, यानी कि जो मैसेज को भेजेगा, जिसे ट्रांसमीटर कहा हमने। दूसरा पार्ट था रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करेगा। और तीसरा पार्ट था उन दोनों के बीच जो रास्ता, जिसे हम चैनल बोल रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, यानी कि आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे संचार के प्रकार। अब संचार के प्रकार का वर्गीकरण तीन तरीके से किया गया है। पहला है संचार की विधि के आधार पर, दूसरा है संचार के माध्यम के आधार पर, तीसरा है सिग्नल के स्वरूप के आधार पर। जिनमें से सबसे पहले स्टडी करेंगे सिग्नल के स्वरूप के आधार पर। सिग्नल के स्वरूप के आधार पर संचार की पद्धति में क्या कहा गया है? सिग्नल के स्वरूप के आधार पर संचार की पद्धति में पहली पद्धति है एनालॉग सिग्नल और दूसरी पद्धति है डिजिटल सिग्नल संचार पद्धति। लेकिन एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल संचार पद्धति को समझने के लिए आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करना चाहिए? आपको ये समझना चाहिए कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। और इनको भी समझने के लिए पहले आपको समझना चाहिए कि सतत संकेत क्या होते हैं और असतत संकेत क्या होते हैं। एक ध्यान से देखिएगा इमेज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहां पर ध्यान से आप देखिएगा इसे। एक लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन कैसी है? सतत है, कहीं पर टूट नहीं रही है, कहीं पर बिखर नहीं रही है, अर्थात कॉन्टिन्यूअस है। इस प्रकार की लाइन सतत लाइन कहलाती है या कॉन्टिन्यूअस लाइन कहलाती है। लेकिन अगर यही लाइन ऐसी बना दी जाए तो ये क्या है? कई छोटी छोटी लाइनों का ये क्या है? समुच्चय है या सेट है, यानी कि पूरी की पूरी लाइन कई पार्ट में टूटी हुई बन रही है। इस प्रकार की लाइन असतत होती है। सतत यानी जो कि बिल्कुल लगातार हो, और असतत जो कि लगातार ना हो। जब सिग्नल लगातार नहीं होता है वहां पर सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है, और जहां पर सिग्नल लगातार आता है उसे एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे डिजिटल सिग्नल के अगर ग्राफ को देखें आप जूम करके, तो सिग्नल यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आगे जीरो है, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर थोड़ी देर तक जीरो, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर थोड़ा और लंबे टाइम तक जीरो, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर और लंबे टाइम तक जीरो, और फिर इस प्रकार से सिग्नल क्रिएट हुआ। मतलब कहने की बात क्या, सिग्नल टूट रहा है या सिग्नल का ग्राफ बिल्कुल लगातार नहीं बन रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ग्राफ ऐसा बन जाए, ऐसा नहीं है। सिग्नल का ग्राफ पहले ऊपर गया, फिर जीरो पे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर जीरो पे, फिर ऊपर गया, फिर जीरो पे, ऐसे बार बार हो रहा है। तो जब संचार इस प्रकार का होता है कि सिग्नल टूट टूट कर आता है या सिग्नल कॉन्टिन्यूअस वे में नहीं आता है, तो इस प्रकार के संचार की पद्धति डिजिटल कहलाती है। और जहां सिग्नल टूटा हुआ होता है उसे जीरो पढ़ते हैं, यानी ऑफ से पढ़ते हैं, और जहां पर सिग्नल आ रहा होता है उसे वन से पढ़ते हैं। ये संचार की पद्धति कैसे होती है? डिजिटल। और इसमें संचार बाइनरी कोड में होता है, जीरो और वन के फॉर्म में होता है। इन द सेम वे अगर हम बात करें एनालॉग सिग्नल में, तो इसमें सिग्नल कैसे होते हैं? सतत होते हैं या कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होते हैं, कहीं पर भी इनका ग्राफ टूटता नहीं है। और संचार की यह पद्धति क्या कहलाती है? एनालॉग संप्रेषण कहलाती है। और संचार की वह पद्धति जहां पर संचरित सिग्नल टूट टूट के बिखर के आ रहा होता है, जीरो वन के फॉर्म में आ रहा होता है, उसे डिजिटल सिग्नल संचार पद्धति कहा जाता है। संचार की विधि के आधार पर हम संचार को मूलतः तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स पद्धति क्या होती है? सिंप्लेक्स को समझने के लिए आप ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए कि टेलीविजन स्टेशन है और यहां से अलग अलग टेलीविजन को सिग्नल प्रसारित किया जा रहा है, जो कि आपके घर तक पहुंचता है। मतलब टेलीविजन स्टेशन से वीडियो आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, संचरित करके, भेज के या कम्युनिकेशन के माध्यम से। पर क्या ऐसा हो सकता है कि टीवी से आप वीडियो को टीवी के सेंटर पे भेज दो, यानी कि टेलीविजन का इस्तेमाल करके आप सेंटर पे अपना मैसेज भेज दो? ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। यानी कि संचार एक दिशात्मक हो रहा है। संचार की वह पद्धति जहां संचार केवल एक दिशात्मक होता है उसे सिंप्लेक्स कहते हैं। जैसे कि टेलीविजन है और रेडियो है, इनमें संचार केवल एक दिशात्मक होता है। पर हाफ डुप्लेक्स में संचार दोनों दिशाओं में संभव होता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या? एक टाइम पे केवल एक दिशा में। जैसे कि वॉकी टॉकी में, जब ये बोलेगा तो ये सुनेगा, जब ये बोलेगा तो ये सुनेगा। क्लियर? ठीक है। तो संचार होता तो दोनों दिशाओं में है, लेकिन एक टाइम पे केवल एक दिशा में होता है। इन द सेम वे अगर हम पूर्ण डुप्लेक्स की बात करें, तो पूर्ण डुप्लेक्स संचार पद्धति में सेम समय पर पूर्ण डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, क्या? फुल डुप्लेक्स संचार पद्धति में अगर हम बात करें तो संचार दोनों दिशाओं में एक समान समय पर हो सकता है। जैसे वर्तमान में मोबाइल में
या कंप्यूटर से मोबाइल में या मोबाइल से कंप्यूटर में कम्युनिकेशन की नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो फुल डुप्लेक्स संचार पद्धति होती है। जैसे इंटरनेट में संचार फुल डुप्लेक्स संचार, वॉकी टॉकी में हाफ डुप्लेक्स, टेलीविजन रेडियो में केवल सिंप्लेक्स संचार पद्धति। इसके अलावा हम संचार के तरीके को दो प्रकार से बांटते हैं, एक तारयुक्त संप्रेषण और तार रहित संप्रेषण। जब संचार के माध्यमों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि जो चैनल है, जो रास्ता है, क्या जो रास्ता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक मैसेज को भेजने के लिए जिस सिग्नल के वायर में चैनल का इस्तेमाल करता है, सॉरी, जिस सिग्नल के स्वरूप को भेजने के लिए जिस स्वरूप के चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, उस चैनल की प्रवृत्ति के आधार पर हम निर्धारित करते हैं, यानी कि जिस माध्यम से सिग्नल होकर जाता है। जैसे यहां पर एक वायर के माध्यम से सिग्नल होकर जा रहा है, जिस माध्यम से सिग्नल होकर के जाता है, उस माध्यम के आधार पर तार युक्त और तार रहित संप्रेषण कहा जाता है। तार युक्त में बेसिकली हम तारों का इस्तेमाल करते हैं सूचना का संचार करने के लिए, और तार रहित में दोनों कंप्यूटर या दो अलग अलग डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, पर फिर भी संचार कर रही होती हैं। जैसे अगर मैं अपने मोबाइल से अपने किसी दोस्त को कॉल करता हूं, तो जिस मोबाइल से मैं कॉल करूंगा, ये मोबाइल हमारे दोस्त के मोबाइल से अटैच्ड, वायर से अटैच्ड नहीं होगा, लेकिन आवाज यहां से होकर वहां तक जाती है। संचार की यह पद्धति तार रहित है। लेकिन जब मैं संचार कैसे करता हूं, लेकिन जब मैं संचार ऐसे किसी डिवाइस से करता हूं जो आपस में वायर से कनेक्टेड है, तो संचार की यह पद्धति क्या होती है? तारयुक्त संप्रेषण होती है। जैसे मान लीजिए इसी मोबाइल को मैं डेटा केबल से कनेक्ट कर दूं अपने सामने जो रखा हुआ कंप्यूटर है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब इस मोबाइल की फाइल को मैं कंप्यूटर में भेज सकता हूं, यानी कि संचार कर सकता हूं। कंप्यूटर से मैं कोई भी फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं, किसमें? मोबाइल में, और मोबाइल से कोई भी फाइल कॉपी करके कंप्यूटर में पेस्ट कर सकता हूं, किसकी मदद से? डेटा केबल से। तो ये जो डेटा केबल जुड़ी हुई है, ये क्या है? एक तरह से वायर है। तो कम्युनिकेशन का सिस्टम तारयुक्त संप्रेषण कहलाता है इस प्रकार का। अब इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि सूचना आधारित सिग्नल यदि किसी भौतिक माध्यम जैसे कि किसी वायर से हो करके गुजरे तो संप्रेषण की यह पद्धति तारयुक्त है, और जब किसी भी वायर से होकर ना गुजरे तो उसे तार रहित संप्रेषण कहते हैं या वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तारयुक्त संप्रेषण में अब क्वेश्चन उठता है कि कितने प्रकार के तारों का इस्तेमाल किया जाता है, कितने प्रकार के वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से सबसे पहला पार्ट है खुला तार युग्म। क्या है? खुला तार युग्म। यह तांबे के दो समानांतर तारों पर कुचालक की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। इसे समझने के लिए परिभाषा पे मत जाइए, सिंपल सा वायर देखिए। ये कैसा वायर है? जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी के संचार में हेल्प करता है। किसके संचार में? इलेक्ट्रिसिटी के संचार में। एज एग्जांपल मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलानी है, पंखा चलाना है तो आप वायर से कनेक्ट करोगे, बल्ब जलाना है तो आप वायर से कनेक्ट करोगे। उसी वायर को अगर हम संचार करने के लिए या सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो तार युक्त संचार पद्धति में कैसा है? खुला तार युग्म संचार पद्धति है। और इसकी कुछ खास विशेषता होती है क्या? ध्यान से देखिएगा। इसकी पहली तो संप्रेषण गति कमजोर होती है। कमजोर क्यों? वायर है और बहुत लो लेवल का वायर है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में सिग्नल नहीं भेज पाता है, इसलिए क्वालिटी कम। दूसरा, इसमें डेटा को इंक्रिप्ट करना यानी कि कूटबद्ध करना संभव नहीं होता है। कूटबद्धता क्या होती है? कूटबद्धता जैसे मान लीजिए कि कोई मैसेज है ना, मान लीजिए वो मैसेज है राम। अब राम को मैं इस प्रकार के संकेतों में परिवर्तित कर दूं, बदल दूं। अब मैं क्या करूंगा? इसे राम जैसे वर्ड को अलग अलग प्रकार के संकेतों में बदल दिया मैंने, या अलग अलग प्रकार के वर्ड्स में बदल दिया जो कि राम ने लिखा होगा, और फिर भेज दिया। और जिसको भेजा उसको बता दिया कि भाई इसकी जगह पे ये पढ़ लेना, इसकी जगह पे ये पढ़ लेना, तो वो समझ जाएगा कि मैंने मैसेज क्या भेजा। लेकिन बीच में अगर किसी बंदे ने मेरी वायर को काट कर अपने कंप्यूटर में जोड़ लिया, दूसरे बंदे ने या सॉरी तीसरे बंदे ने, तो उसको मैसेज नहीं पहुंचेगा। एज एग्जांपल मान लीजिए एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, ये दोनों आपस में वायर से कनेक्टेड है। अब तीसरा बंदा कोई आके बीच में अपना वायर इसी में अटैच कर देता है और यहां से ये अपने पास संचार करने लगता है, तो ये बेसिकली क्या होगा? ये हैकर होगा जो मेरे डेटा को चुरा रहा होगा। लेकिन जब मैं इसे कूटबद्ध करके भेजूंगा तो चोरी नहीं हो पाएगी, और ये वायर संचार पद्धति में खुले तारयुग में संभव नहीं होती है। सॉरी। तो जब संचार की पद्धति में कूटबद्धता काम नहीं आती है, तो वहां पर दिक्कत होती है, यानी कि संचार आपका सुरक्षित नहीं होता है। दूसरा, क्योंकि आप वायर का इस्तेमाल कर रहे हो ना सिग्नल भेजने के लिए, तो वायर में सिग्नल किस रूप में जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जाएगा। और जब सिग्नल इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जाता है, तो उस पद्धति में ऊर्जा की हानि बहुत ज्यादा होती है। ऊर्जा की हानि यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की खपत होगी,
और यह संचार पद्धति में अनेक समस्याएं हैं। इसीलिए कभी भी आपने इस प्रकार के वायर का उपयोग कम्युनिकेशन करते हुए नहीं देखा होगा। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम किसी दूसरे प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले पूरी परिभाषा पे नहीं जाते हैं, सिंपल मैं आपको बताता हूं। पहले जो टीवी में या डीवीडी टीवी में जो डिस्क लगी होती थी, वो डिस्क की जो वायर होती थी, टेलीविजन संचार के लिए जो डिस्क की वायर इस्तेमाल की जाती थी, एग्जैक्टली वही वायर, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में क्या है, एक कॉपर वायर है और बाहर से ब्लैक कलर की परत चढ़ी हुई है। और जिसने इस प्रकार की वायर को कट किया होगा ना, उसको पता होगा कि अंदर प्लास्टिक एक व्हाइट कलर का मिलता है, बहुत मजबूत होता है, और उससे ऊपर एक जाली नुमा संरचना पाई जाती है जिससे कि पूरा का पूरा वायर लपेटा होता है। ये आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोशिश कीजिएगा, कहीं पर अगर कोएक्सियल केबल मिल जाती है तो उसको कट करके, ना भी देखा हो तो मैं बता रहा हूं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। पहली बात ध्यान दीजिए, समाक्षीय मतलब कोएक्सियल केबल। समाक्षीय का मतलब कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल वर्ड का ही मतलब है समाक्षीय, यानी कि सभी एक दूसरे के ऊपर परत दर परत लिपटे रहेंगे, इसे समाक्षीय वर्ड कहते हैं। अब समाक्षीय केबल एक क्या है, तांबे के कंडक्टर के साथ एक विद्युत केबल है। तांबे के कंडक्टर, बीचों बीच जो वायर है वो तांबे का है, लेकिन ऊपर से जो परत लगी है उससे बना हुआ एक केबल नुमा संरचना, एक विद्युत केबल है। इसके चारों ओर क्या होता है, तांबे के चारों ओर इंसुलेटर ढाल होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये तांबे के वायर के चारों ओर प्लास्टिक की कोई परत, ठीक है, इंसुलेटर ढाल होती है। और साथ में एक ब्रेडेड धातु जाल भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में ये धातु का जाला आप देख सकते हैं। मतलब पहले क्या, वायर, वायर के बाद एक प्लास्टिक की परत, फिर उसके ऊपर ब्रेडेड धातु की जाल, और उसके सबसे ऊपर प्लास्टिक की एक और परत। इस प्रकार की संरचना होती है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ध्यान से समझिएगा। इसकी संरचना में मैंने बता दिया, कोर में कॉपर कंडक्टर होता है जो सूचना को भेजने के लिए उपयोग होता है, बीच में इंसुलेटर उपयोग किया जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर ब्रेडेड मेटल कंडक्टर होता है या जालीनुमा मेटल का कंडक्टर लगा होता है। इसका मेन बात यह है कि हम पहले भी वायर यूज कर रहे थे, कॉपर वायर ही यूज कर रहे थे, उसके चारों ओर प्लास्टिक था, लेकिन अब हमने ऊपर से एक जालीनुमा संरचना क्यों लगाई, तो ये जालीनुमा संरचना एक्चुअली में मैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकने के लिए है या क्रॉस टॉक को रोकने के लिए है। अब मेन बात ये आती है कि मैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है। देखिए, जब आप कभी भी किसी भी किसी वायर में करंट फैला रहे होते हैं, तो वो वायर एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, एक मैग्नेट की तरह। और क्यों जैसे आप सिंपल सा कभी भी किसी वायर में करंट आप फैला दीजिए, वो वायर हमेशा एक मैग्नेट हो जाता है, चुंबक की तरह बिहेव करता है, किसी भी लोहे की चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है वो। तो वायर में करंट फैलने से वो मैग्नेटिक इफेक्ट दर्शाता है, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट आपके सिग्नल में या आपका जो मैसेज आ रहा है उसमें एरर पैदा कर देती है, मतलब समस्या। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे आप फोन में बात कर रहे हो, बीच में खर्र खर्र की आवाज आने लगी, तो ये खर्र खर्र की जो आवाज आ रही है, ये मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से ही आ रही है। उससे बचाने के लिए हम ब्रेडेड धातु का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, ये इसकी संरचना हो गई, इसकी कोएक्सियल वायर की। इसके अनुप्रयोग किस में है, टेलीविजन सर्विस में है, इंटरनेट सर्विस में भी है, और सीसीटीवी कैमरों में भी इसका जनरली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, लाभ क्या है। अच्छी खासी स्पीड मिलती है इसमें, जहां केबल वायर जो था उसमें स्पीड बहुत कम थी, इसमें स्पीड बहुत तेज मिलती है, लगभग कभी कभी हम 50 एमबीपीएस तक की भी स्पीड पा सकते हैं। दूसरी बात, इसको इंस्टॉल करना आसान है, सिंपल है, एक वायर जैसे कनेक्ट करते हो वैसे कनेक्ट कर दो, इजी है। दूसरी बात, अधिक विश्वसनीय है और टिकाऊ है। साथ में क्रॉस टॉक को कंट्रोल करता है, यानी जो बीच में शोर क्रिएट होता है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, उसको बचाता है, सॉरी मैग्नेटिक इंफेरेंस क्रिएट होता है उसे बचाता है। साथ में कई सारे चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके अंदर। चैनल क्या होता है, वो रास्ता था। चैनल क्या था, वो रास्ता था जो संचार में मदद करता था। ये चीजें हो गई कोएक्सियल केबल के फायदे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या इसके नुकसान। महंगे बहुत हैं, भारी बहुत हैं। क्रॉस टॉक को रोकने के लिए आपको इसको ग्राउंडेड करना चाहिए, मतलब जमीन के अंदर गाड़ के ले जाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जनरली वायर का कनेक्शन बाहर से कर देते हैं, ऊपर ऊपर खंभे का इस्तेमाल करके, जो पोल्स का इस्तेमाल करने पर, जो कि क्रॉस टॉक को सही तरीके से, यानी कि शोर को सही तरीके से खत्म नहीं कर पाता है। एक समाक्षीय केबल में कई परतें होती हैं, तो बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना बहुत कठिन होगा। साथ में हैकर्स क्या कर सकते हैं, केबल ही तो है, ये एक वायर ही तो है,
तो वायर को कट करो और दूसरी केबल को अटैच करके और उस सिग्नल को अपने पास भेज दो। जैसे कि मैंने सिंपल पहले भी समझाया है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने पहले भी समझाया है, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम बने हुए हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट उठाते हैं, ठीक है। और इसी स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अगर हम रखते हैं, मान लीजिए इसके अनुप्रयोग तो हमने देख लिया, फायदे भी देख लिया, पर नुकसान भी है। इसके नुकसान क्या है, जो मैंने बताया, एक पेस्ट कर दो सिस्टम यहाँ पर और दूसरा सिस्टम यहाँ पर। अब ये मान लो दो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है, इनको तुमने कनेक्ट किया है किससे, इनको तुमने किसी वायर से कनेक्ट किया है। कोएक्सियल केबल मान लेते हैं ये वायर है। अब यहीं पर कोई दूसरा बंदा आया और उसने एक और वायर से कनेक्ट करके एक और कंप्यूटर सिस्टम अपना लगा दिया। ये कौन होगा, हैकर होगा। और अब ये मैसेज इस कंप्यूटर सॉरी अब ये मैसेज एक कंप्यूटर इससे दूसरे कंप्यूटर तक तो जा ही रहा है, पर तीसरे तक भी जा रहा है, क्योंकि वायर है, करंट है, उसमें तो करंट जाएगा। तो एक बंदा जहां दूसरे को सिग्नल भेजना चाहता है, वो सिग्नल दो की जगह तीन लोगों के पास पहुंचेगा, मतलब तीसरे बंदे के पास भी पहुंचेगा। और ये चीज क्या होगी, हैकिंग कहला जाती है। और हैकिंग से बचने के लिए कोएक्सियल केबल उतनी सक्षम नहीं होती है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए कि वो ग्राउंडेड हो, हैकर्स की पहुंच से बाहर, ठीक है। अब संचार की तीसरी पद्धति जो वायर्ड में होती है, वो होती है प्रकाशिक तंतु। और ये वर्तमान में बहुत ज्यादा यूजेबल है। और इसकी सबसे खासियत यह है कि बहुत कम कॉस्ट पे, लो कॉस्ट पे बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा भेज सकती है एक टाइम पे, मतलब हाई स्पीड है इसमें, और कॉस्ट भी बहुत कम होता है। तो इसके सिद्धांत को समझते हैं, इसके तौर तरीकों को समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु कैसे काम करता है। प्रकाशिक तंतु सामान्यतः कांच या प्लास्टिक के किसी अन्य पारदर्शी पदार्थों से बनी होती है और इसकी संरचना बिल्कुल बाल के समान होती है। कैसी होती है, बाल के समान, बहुत पतले होते हैं ये। जिनका उपयोग किसमें किया जाता है, सूचनाओं के संचार के लिए, जिनका उपयोग सूचना के संचार में किया जाता है। ध्यान देना, ये तो पहले भी हमने पढ़ लिया था कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है या प्रकाशिक तंतु क्या है, संचार का एक माध्यम है। इसमें सूचना का संचार किसके माध्यम से किया जाता है, इसमें सूचना का संचार विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे कि दृश्य प्रकाश तरंगों का इस्तेमाल करके किया जाता है। अभी तक जब हम संचार कर रहे थे, वायर्ड संचार पद्धति, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे थे। किसका यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत सिग्नल के रूप में। लेकिन अब हम संचार करने में विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सूर्य से आने वाली सनलाइट, इसका भी आप सूचना भेजने में इस्तेमाल कर सकते हो। टॉर्च से निकली हुई लाइट, मोमबत्ती से निकली हुई लाइट, इन सबका इस्तेमाल सूचना के संचार के लिए किया जा सकता है। बात क्लियर है। तो सूचना के संचार की पद्धति में जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, वह एक उसकी एक पद्धति प्रकाशिक तंतु होती है। अब पढ़ते हैं प्रकाशिक तंतु की संरचना और सिद्धांत। पहले तो सिद्धांत समझ लीजिए, पहले तो आप समझ लीजिए सिद्धांत। अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत की बात करें, जो कि बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है प्रकाश तंतुओं में, तो इस सिद्धांत को ध्यान से देखिए। क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के एक फिनोमिना में आपको यह बताया जाता है कि जब भी कोई भी किरण जस्ट मिनट, कोई भी आपतित किरण जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है, कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है, तो वो अपने अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है। मतलब इसे जाना किस रास्ते में था, स्ट्रेट जाना था, लेकिन ये कहां चली गई, दूसरे डायरेक्शन पे, अभिलंब से और दूर की ओर झुक गई। अभिलंब से, जैसे मान लीजिए ये अभिलंब रहा, तो अभिलंब से ये थोड़ा सा और झुक गई। ये संचार की पद्धति में क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत में सघन से विरल जाने में इस प्रकार की घटना घटित होती है। किस प्रकार की, सघन से किधर जाने में, सघन से विरल की ओर जाने में, अभिलंब से दूर हटती है। अब आने वाली किरण का अगर झुकाव, आने वाली ये किरण का अगर झुकाव और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, मतलब जहां पर यहां पर इतना है, इसकी जगह पे अगर इतना कर दिया जाए, तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये बिल्कुल इसके पानी के तल के पैरेलल, यानी कि माध्यम के पीछे बीच जो तल है उसके पैरेलल चलने लगती है, या उसके समानांतर चलने लगती है, ठीक है। और जब ये झुकाव और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो किरण पूरी तरह से परावर्तित होकर वापस आ जाती है उसी माध्यम।
क्या होता है जब ये और ज्यादा किरण का झुकाव हो जाता है तो किरण पूर्णतः पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर सेम माध्यम में वापस लौट आती है। मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या, जब किरण कहां से सघन से विरल माध्यम में जा रही है और जब उसके झुकाव, उस किरण का झुकाव किससे, अविलंब से, क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो वो क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। और एग्जैक्टली यही सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है किसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है जब हम प्रकाशिक तंतु का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाशिक तंतु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीचों बीच उसकी जो संरचना होती है, जस्ट अ मिनट, बीचों बीच जो संरचना होती है उसे कोर कहते हैं, कोर के ऊपर क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग के ऊपर जो लगा होता है कोटिंग लगी होती है, कोटिंग के ऊपर जो होती है स्ट्रेंथ वाला कोई मेंबर होता है, ऊपर आउटर जैकेट होती है। बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास समझने के लिए क्या है कि बाहर की तो आउटर जैकेट है जो उसकी सेफ्टी का काम करेंगे, लेकिन अंदर जो है कोर और क्लैडिंग होती है। कोर बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर वाला पार्ट क्लैडिंग होता है। और कोर का जो क्या है, कोर क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से बना होता है और क्लैडिंग भी पारदर्शी माध्यम से बना होता है। लेकिन कोर का अपवर्तनांक ज्यादा होता है क्लैडिंग के रिस्पेक्ट में, यानी कि कोर ज्यादा सघन माध्यम है क्लैडिंग के रिस्पेक्ट में। और जब आप किरण कहां से भेजते हो, जब आप कोई भी किरण, जस्ट अ मिनट, जब आप कोई भी किरण कोर से भेजोगे, इसका कलर मैं चेंज कर दूं क्योंकि कलर आपको समझ में नहीं आएगा। जब कोई भी किरण आप कोर के माध्यम से अंदर भेजोगे तो वो क्या होगी, कोर एक सघन माध्यम है, सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम की ओर जाएगी और टकरा के वापस लौट आएगी और ऐसे ही टकराते हुए ये किरण आगे बढ़ती चली जाएगी। तो संचार की इस पद्धति में क्या हो रहा है, हम जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज रहे हैं, जिस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज रहे हैं वो इस कोर के अंदर अंदर वाली परत में होते हुए एक पाइप नुमा संरचना से एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। और संचार की यह पद्धति क्या होती है, संचार की यही पद्धति कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित संचार पद्धति। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्रोड या कोर। कोर क्या होता है, एक केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, यह एक समान अपवर्तनांक वाली कांच या प्लास्टिक से बनी होती है, जो कि ये रही। दूसरा पार्ट क्या, क्लैडिंग। क्लैडिंग ठीक बाहर की परत क्लैडिंग कहलाती है। क्लैडिंग भी कांच या प्लास्टिक की सामग्री है जो कोर से निकलने वाली प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके वापस भेज देती है। क्या करती है, जो प्रकाश की आने वाली किरणें कहां से, कोर से आ रही हैं। इसकी स्ट्रक्चर को आप अगर समझना चाहते हैं तो बेसिकली ये समझ लीजिए, जैसे ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये अंदर का स्ट्रक्चर है, क्या है, अंदर का स्ट्रक्चर है जो कि कोर है। जस्ट अ मिनट, अंदर का स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि ये क्या है, कोर है। ठीक है, और इसके बाहर का स्ट्रक्चर अगर देख लिया जाए तो दूसरे कलर से मैं बना देता हूं, ये हो गया क्लैडिंग। ये क्या हो गया, क्लैडिंग हो गया मान लीजिए। तो जब भी आप कोई भी रे भेजेंगे, मान लीजिए व्हाइट कलर की एक रे आती है और यहाँ पे आके टकराती है तो ये जाएगी स्ट्रेट ऊपर और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके यहाँ आ जाएगी और यहाँ से होते हुए निकल जाएगी। तो इस प्रकार से किरण क्या होती है, अंदर वाले कोर वाले पार्ट से, कहां से, अंदर वाला जो कोर वाला पार्ट है वहां से होते हुए क्लैडिंग वाले पार्ट पे पहुंचने की कोशिश करती है और वहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तक होके कोर के अंदर ही, यानी क्रोड के अंदर ही, एक पाइप संरचना के अंदर ही घूमती रह जाती है। और संचार की यह पद्धति क्या कहलाती है, संचार की यह पद्धति पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित संचार पद्धति होती है, जो कि बेसिकली किसमें इस्तेमाल की जाती है, ऑप्टिकल फाइबर में। अब सोचिए कि ये तीन अलग अलग परत की बनने वाली संरचनाओं को बिल्कुल बाल के समान पतला बनाया जाता है। कैसे, जितने हमारे बालों की मोटाई होती है या जितने मोटे हमारे बाल होते हैं उतनी पतली पतली संरचनाएं बनाई जाती हैं, जो संचार में बहुत बढ़िया मदद करती हैं। बहुत तेज, क्योंकि इसमें प्रकाश है और प्रकाश इलेक्ट्रिक सिग्नल से ज्यादा तेज तो नहीं चलता है, बराबर स्पीड से चलते हैं दोनों, लेकिन फिर भी लाइट जो होता है कम खर्चे वाला है और इलेक्ट्रिक सिग्नल ज्यादा खर्चे वाला है और कम खर्चे में हम ज्यादा सिग्नल भेज सकते हैं किसमें, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके। सॉरी, कम खर्चे में हम क्या करते हैं, ज्यादा सिग्नल भेज सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के इस्तेमाल होने में। तो ये है प्रकाशिक तंतु के काम करने की तकनीक। अब बात करते हैं आगे, प्रकाशिक तंतु के गुण। इसके गुण क्या है, संचार में अत्यधिक तीव्रता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, फास्ट होता है, सिग्नल का हास कम होता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सिग्नल कभी कमजोर पड़ता ही नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जितनी किरण जाती है वो 100% रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटती है, या 100% टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, होके वापस निकलती है। तो किरण की क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं आता है, मतलब सिग्नल हास नहीं होगा,
तो एम्पलीफायर कम लगाना पड़ेगा। अगर सिग्नल कमजोर हो जाता है तो एम्पलीफायर ज्यादा चाहिए होता है, तो सिग्नल का हास नहीं होता है। शोर और त्रुटि की संभावना ही नहीं होती है, क्योंकि प्रकाशित तंत्र के अंदर कोई दूसरी लाइट जाएगी नहीं, केवल एक ही लाइट जाएगी जो आप भेज रहे होंगे। और सूचना को इंक्रिप्ट किया जा सकता है, कूटबद्ध किया जा सकता है, और संचार सुरक्षित भी होता है इससे, क्योंकि वो इंक्रिप्ट कर पा रहा है। कूटबद्धता ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। अब लास्ट पार्ट है, ये अत्यधिक हल्के होते हैं, तो कोएक्सियल केबल के रिस्पेक्ट में इनको लगाना बहुत आसान होता है। बहुत हल्के हल्के फाइबर होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो इनको कोएक्सियल केबल की जगह पर इंस्टॉल करना इजी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला पार्ट है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि संचार तीव्र करते हैं, हल्के होते हैं, सस्ते बनते हैं, लेकिन इनको बनाने के लिए फैक्ट्री बनानी बहुत जरूरी है। तो सरकार ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना स्टार्ट की, जिसमें उसने टारगेट किया कि लगभग 2.5 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़कर नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाएंगे। क्योंकि गांवों को जब हम ऑप्टिकल फाइबर से अटैच कर देंगे तो गांवों तक संचार आसान हो जाएगा, कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। ये सरकार ने ट्राई किया और इसका नाम परिवर्तन 2015 में करके भारत नेट परियोजना कर दी। यानी कि पूरे भारत में गांव गांव, शहर शहर तक ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके इंटरनेट सर्विस या सूचना संचार पद्धति की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट वे ऑफ द कम्युनिकेशन। पहले तो डेटा सुरक्षित है, इंक्रिप्टेड है, फास्ट है और बेहतर वर्क कर रहा है, और खर्चा भी बहुत कम है। केवल एक छोटा सा लाइट का सिग्नल भेज के आप, एक छोटी सी, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती जला के आप सिग्नल भेज सकते हैं, पर मोमबत्ती की जगह मान लीजिए टॉर्च जला के आप सिग्नल भेज सकते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी संचार में। और करंट से क्या होता है? ऊर्जा का हास होता है। ऑप्टिकल फाइबर में करंट की आवश्यकता ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि क्या चाहिए? दृश्य प्रकाश तरंग चाहिए, तो ऊर्जा का हास ही नहीं होगा, और जब ऊर्जा का हास नहीं होगा तो संचार आसान होगा, सस्ता होगा। ठीक है, इसको अब नाम जाना जाता है, इसका नाम भारत नेट परियोजना के नाम से। ठीक है ना? अब बात करते हैं आगे, तार रहित अर्थात बेतार संचार प्रणाली। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संचार पद्धति होती है। इसको अगर ध्यान से देखें तो अगर सूचनाओं के संचार के लिए, अगर सूचनाओं को संचार भौतिक माध्यम की आवश्यकता की जगह पर अगर बेतार संचार प्रणाली का इस्तेमाल करें, मतलब जहां पर कोई वायर नहीं लगा हो, कोई फिजिकल मीडियम हो ही नहीं, केवल हम किरणें भेज दें या रेज को भेज दें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक संचार के लिए हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किरणों का इस्तेमाल करते हैं, तो संचार की यह पद्धति क्या होती है? तार रहित। जैसे कि अगर मैं अपने मोबाइल से अपने किसी दोस्त को कॉल करना चाहूं तो कॉल करूंगा, तो ये मोबाइल उसके मोबाइल से वायर से अटैच नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे। इन द सेम वे अगर भारत के मैप पे देखें तो अगर गुजरात के बंदा अपने मोबाइल से कहां, किसी के कंप्यूटर में जो उत्तराखंड और हिमाचल में बैठा हुआ है उससे बात कर सकता है। गुजरात में ही कोई बंदा एमपी में, भोपाल में कम्युनिकेट कर सकता है, और साथ में इधर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और तिरुवनंतपुरम जैसे इलाकों तक संचार पद्धति इजिली इस तरीके से बनाई जा सकती है। कहीं भी भेजना हो सिग्नल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल करोगे बस, संचार के लिए वायर का इस्तेमाल नहीं करोगे। और संचार की यह पद्धति वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चित चल रही है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस मोबाइल में जो चल रही है इसी के माध्यम से है। उसके लिए तार नहीं लगाते हो आप। मोबाइल में जो फोन में बात करते हो, सेल फोन सर्विस, वो भी इसी से चल रही है। कंप्यूटर में जो इंटरनेट चलाते हो वाईफाई का इस्तेमाल करके, वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है। तो चाहे आप वाईफाई की बात करो, चाहे वाई मैक्स की बात करो, चाहे आप एफएम के माध्यम से संचार करते हो, आजकल टीवी में आप डिजिटल सिग्नल को कैच करते हो, ये सारी संचार पद्धति किससे हैं? तार रहित संचार है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वर्तमान समय में हो जाते हैं। अगर हम उसी प्रकार से इंडिया की मैप की बात करें तो यहाँ पर कहा आंध्रा में रहने वाला कोई कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है गुजरात के कंप्यूटर से, यही कम्युनिकेट करे एमपी के, यही कम्युनिकेट करे उत्तराखंड के, यही कम्युनिकेट करे इधर केरल और तमिलनाडु जैसे कंप्यूटर सिस्टम से, बिना किसी वायर्ड कनेक्शन के। तो यह संचार पद्धति कैसी है? वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। बात क्लियर है? मतलब हम यहाँ पर कोई मीडियम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम मीडियम इस्तेमाल नहीं करते तो सिग्नल जाएगा कैसे? एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ चैनल कैसे बनाएंगे, क्योंकि चैनल से ही तो मैसेज जाता है, या चैनल से ही तो सिग्नल जा रहा था। अब चैनल ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने फिजिकल मीडियम हटा दिया, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है?
और ये पढ़ाना भी जरूरी है। पढ़ाना जरूरी इसलिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हुए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लें, उस टॉपिक को पढ़ लें, तो एक क्वेश्चन पक्का उससे निकाल के देता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के। इसलिए वह महत्वपूर्ण भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इस्तेमाल असीमित रूप से किया जा रहा है, मतलब कोई सीमा नहीं है। और बहुत बड़ी बात यह है कि इनकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इन पर स्टडी महत्वपूर्ण हो जाती है, या इन पर अध्ययन करना क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में। सॉरी, क्या होती हैं ये तरंगे? अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करें, तो तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये बात तो सिंपल है कि बिना माध्यम के हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं, और इन तरंगों के भेजने के लिए हमें माध्यम ही नहीं चाहिए, फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कि बात समझ लीजिए, बहुत दूर ऊपर जहां सूर्य होता है, वो धरती पर या अर्थ पर अपनी लाइट को भेज पाता है, लेकिन सूर्य से आने वाली प्रकाश की तरंगें हमारी अर्थ पे पहुंच जाती हैं, या चुंबकीय तरंगें भी हमारी अर्थ पर पहुंच जाती हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि सूर्य से आने वाली ये किरणें जो कि पृथ्वी पर पहुंचती हैं, इनको रास्ते में सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच पूरा निर्वात मिलता है, यानी वैक्यूम मिलता है, कहीं पर कोई भी माध्यम नहीं होता है। यानी कि ये तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब संचरित होती हैं, तो इनको माध्यम या मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती है, बल्कि माध्यम में तो धीमी चलती हैं। अगर इनको वाटर में, अगर आप इनको ग्लासेस में, मतलब कांच में अगर इनको मोशन करवाएं, तो वहां पर ये धीमी चलती हैं। ये तेज कहाँ चलती हैं? जहां कोई मीडियम ना हो, यानी कि वैक्यूम। और वहां पर इनकी स्पीड पता है कितनी होती है? वहां पर इनकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। मतलब बहुत तेज चलने वाली, बहुत ही ज्यादा तेज चलने वाली प्रकाश तरंगे हैं, या विद्युत चुम्बकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ही एक तरंग है। इन तरंगों का जब हम इस्तेमाल संचार के लिए करते हैं, क्या करने के लिए? संचार के लिए। मतलब क्या करें, हमारे पास एक कंप्यूटर यहां पर मान लीजिए है, कंप्यूटर यहां पर है, और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में क्या करेंगे, अपने मैसेज को बिठाएंगे और भेज देंगे, और ये ले जाके सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा भी देंगी। इस प्रकार की जो संचार पद्धति है, वो संचार पद्धति विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से होती है, और इसी को वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो क्या खासियत है इन तरंगों की? तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो तरंगे निर्वात में संचरित होती हैं। कहां? निर्वात में। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के दोलन से उत्पादित होती हैं। कैसे? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्रिएशन कैसे होता है, या बनती कैसे है? जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चुंबक है, और वो चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को फैला के रखता है। अगर आपने उसको ऐसे ऐसे हिला दिया, वाइब्रेट कर दिया, बहुत तेजी से वाइब्रेट कर दिया, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा, और वही परिवर्तन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है? तो ये बनती कैसे है? जब कभी भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन होते हैं, या उनमें परिवर्तन होते हैं, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे बनती हैं, और इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मिश्रण होता है। ध्यान देना, क्या होता है? इन तरंगों में इनकी आवृत्ति के परास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को मिक्सअप करके चलती हैं, जिस विशेषता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, बढ़िया। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? एक ऐसी तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, और प्रकाश की गति से, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। और ये तरंगों की खासियत क्या होती है? ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, मतलब श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती जाती हैं। किस रूप में? श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है, पहले रेड कलर में श्रृंग आया, फिर डाउनवर्ड गया, यही रेड कलर, फिर अपवर्ड गया, फिर डाउनवर्ड गया, और स्ट्रेट, मतलब बढ़ कहाँ रही है? राइट साइड में, लेकिन ऊपर नीचे दोलन करते हुए ऐसे चल रही है। यह तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करती हैं, और जहां पर इनका एक चक्कर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का रास्ता पूरा होता है, उस लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये लंबाई क्या है? ये लंबाई तरंग दैर्ध्य है। अब बात करते हैं आगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा कि इनकी गति सीमा प्रकाश के वेग के समान, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पहली बात,
दूसरी ये अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ मतलब श्रृंग और गर्त के रूप में, यानी कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, जैसे कि पानी में लहरें चलती हैं एग्जैक्टली वैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी आगे बढ़ती हैं। ऐसे 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 ये संचार की पद्धति इनकी कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होती है। इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये पूर्णतः अनावेशित होती हैं। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया है। पूर्णतः अनावेशित मतलब इनमें ना इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब किसी प्रकार से ना धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, मतलब ये बिल्कुल आवेश रहित संचरित होती हैं, मतलब जहां से भी निकलेंगी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आसानी से नहीं फैलाती हैं। अगर बहुत हाई पावर की नहीं हुई तो बहुत सिंपली वहां से गुजर जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, वो आपके लिए हेल्दी हैं, नुकसानदायक तो बिल्कुल ही नहीं है। और दूसरी बात क्या, क्योंकि उनमें कोई चार्ज नहीं होता है तो वो आपकी बॉडी पे किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं करती है। वहीं पर अगर हम अल्फा रेस की बात करते हैं तो ये रेस जो होती हैं ये धनावेश को लेकर के चलती हैं। तो मेन पार्ट ये है, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे कुछ धनावेश को कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो धनावेश और ऋणावेश को भी लेकर चलती हैं, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसी प्रकार से आवेशित नहीं होती हैं, पूर्णतः अनावेशित रूप से आगे बढ़ती हैं। और इनकी एक सेकेंड प्रॉपर्टी है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का दोलन तरंग के संचार की दिशा से लंबवत होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कैसे? मान लीजिए जो यहाँ पे ये रही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो रेड है, रेड इसका विद्युत क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। और जो ग्रीन है, 1 मिनट, रेड इसका कैसा है? विद्युत क्षेत्र है। और जो ग्रीन है ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो विद्युत क्षेत्र पहले ऊपर जा रहा है। विद्युत क्षेत्र कैसे आ रहा है? पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र अगर हम बात करें वहीं पर, तो चुंबकीय क्षेत्र पहले सामने की ओर आ रहा है, फिर पीछे की ओर जा रहा है, फिर सामने की ओर आ रहा है, फिर पीछे की ओर जा रहा है। मतलब कहने का कि जहां पर इसका विद्युत क्षेत्र अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में गति कर रहा है, वहीं सॉरी, वहीं चुंबकीय क्षेत्र फ्रंट और बैकवर्ड डायरेक्शन में गति कर रहा है। और अगर तरंग की मोशन की बात करें तो वो स्ट्रेट राइट साइड जा रही है। मतलब कहने का कि चुंबकीय क्षेत्र जहां ऊपर नीचे हो रहा है वहीं पर, सॉरी, विद्युत क्षेत्र जहां ऊपर नीचे हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जहां सामने आमने सामने हो रहा है, वहीं तरंग की गति राइट साइड हो रही है। मतलब कहने का कि तरंग की गति के डायरेक्शन से देखें तो विद्युत क्षेत्र भी उससे 90 डिग्री का कोण बना रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी उससे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ये खासियत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और यही खासियत है कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल पाती हैं, यानी कि इनकी गति का इस्तेमाल सूचना के संचार के लिए अगर किया जाए तो बहुत तीव्रता से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है इनके प्रकार, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग आवृत्ति होती है, और उस आवृत्ति के कारण ये अलग अलग प्रकार की क्षेत्र, मतलब अलग अलग प्रकार के रेंज में डिवाइड की गई है। और उसका मेन रीजन ये है अलग अलग प्रकार के रेंज में डिवाइड करने का, क्योंकि अलग अलग रेंज पे इनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, विशेषताएं अलग अलग होती हैं और इनके उपयोग भी बदल जाते हैं। इसलिए इन पर स्टडी करना, इनके प्रकारों को समझना बहुत जरूरी है। किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इस्तेमाल हमारे संचार पद्धति के लिए होता है और किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इस्तेमाल संचार पद्धति के लिए नहीं होता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि इन्हें आवृत्ति के आधार पर बांटा गया है। किस आधार पर? आवृत्ति के आधार पर। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप जानिए कि आवृत्ति होती क्या है। अब देखिए, जब विद्युत चुम्बकीय तरंगे गति करती हैं तो उनका विद्युत क्षेत्र कैसे होता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके होता है और आगे बढ़ती चली जाती हैं। पर विद्युत क्षेत्र एक बार दोलन किया, फिर दूसरी बार दोलन किया, फिर तीसरी बार दोलन किया, फिर चौथी बार दोलन किया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो बार बार क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है या दोलन कर रहा है, जिसे वर्ड यूज करते हैं हम हार्मोनिक मोशन, यानी कि दोलन करने का काम कर रहा है। एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो बेसिकली एक चक्र पूरा करता है, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे आएगा, और इसी प्रकार से अनलिमिटेड डिस्टेंस तक करता है जब तक कि तरंग आगे बढ़ती चली जाती है।
बात समझ में आई? तो विद्युत क्षेत्र एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करता है, उन्हीं चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उन्हीं चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। एज एग्जांपल मान लीजिए एक बहुत लंबी वेव है, तो इस वेव में कितने चक्कर पूरे हुए हैं? यहां से लेके 1 चक्कर, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 चक्कर पूरे हुए हैं। अगर यही 6 के छवों चक्कर 1 सेकंड में पूरे होते, तो इस तरंग की आवृत्ति 6 मानी जाती। लेकिन ये चक्कर बहुत फास्ट होते हैं, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें गति करती हैं, तो नंबर ऑफ जो मोशन है, दोलन है, वो बहुत सारे हो जाते हैं, और यही कारण है कि इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए उनको 10 टू द पावर में डिनोट किया जाता है। और तरंग दैर्ध्य क्या है? एक चक्कर में चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य, और वही नंबर ऑफ जितने चक्कर किए जाएं या नंबर ऑफ जितने दोलन एक सेकंड में किए जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के मतलब मध्य डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि एक चक्कर में चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य और एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति है। ठीक है? और आवृत्ति के आधार पर ही या तरंग दैर्ध्य के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया जाता है। यह समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। तो इनमें देखते हैं, सबसे पहली वेव है रेडियो वेव। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है हेनरिक हर्ट्ज। कौन है? हेनरिक हर्ट्ज। और इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर की अगर हम बात करें, तो तरंग दैर्ध्य 10 टू द पावर -3 मीटर से 10 टू द पावर 4 मीटर तक हो सकती है। 10 टू द पावर -3 मीटर मतलब 1 मिलीमीटर से 10 टू द पावर 4 मीटर, यानी कि लगभग 10 किलोमीटर लंबी तरंग दैर्ध्य हो सकती है रेडियो वेव की। बात समझ में आई? और ये सबसे कम आवृत्ति वाली या सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें मानी जाती हैं। अगर इनके आवृत्ति परिसर की बात की जाए, तो इनकी आवृत्ति होती है 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज से 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में 10,000 चक्कर से 10 टू द पावर 1 चक्कर तक, सॉरी 10 टू द पावर 8 चक्कर तक मारने की ताकत रखती हैं। तो मैंने कहा था ना कि एक सेकंड में बहुत सारे चक्कर या रोटेशन मार लेती हैं, इसलिए इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। उपयोग किसमें है? इसके उपयोग को देखिए। इन तरंगों का इस्तेमाल रेडियो वेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेडियो के संचार के लिए उपयोग होती हैं, टेलीविजन में संचार के लिए उपयोग होती हैं, टेलीफोन में भी संचार के लिए यूज होती हैं, और राडार प्रणाली में अगर हम बात करें, जब हम क्या करते हैं, दुश्मन के आने वाले एरोप्लेन को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम राडार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली हमारे सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा में इस्तेमाल होता है। उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में भी उसका उपयोग होता है। इसका रीजन क्यों है, क्यों ये अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझा पाता है? इसका रीजन ये है कि ग्रहों और तारों का जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, तो उनसे रेडियो वेव उत्पन्न होती है। जैसे सूर्य में या सोलर में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन हुआ, या बेसिकली सूर्य का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक बहुत बड़ा अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में जैसे ही परिवर्तन होता है, बहुत खतरनाक रूप से रेडियो वेव उत्पन्न होती हैं, और वो ये बतलाती हैं कि सूर्य के अंदर कोर में क्या क्या है। वो ये भी बता सकते हैं कि ये सब साइंस का विषय है मेनली, पर आवश्यकता समझिए ना कि ये सूर्य के अंदर की संरचना को भी यही वेव्स बता पा रही हैं। इसलिए ग्रहों और तारों के आंतरिक संरचना को जानने में, उनके हरकत या उनके अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके बारे में जानने में बहुत हेल्पफुल होता है। और यही तरंगे हैं जो अभी तक ये बता पाई हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। क्योंकि हम वहां जाके हाइड्रोजन और हीलियम निकाल नहीं पाए हैं, सूर्य के करीब कोई अभी तक जा ही नहीं पाया है, लेकिन फिर भी हम ये जानकारी रखते हैं इनकी मदद से। बात करें आगे, रेडियो वेव के बाद अगली आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेडियो वेव तो फिर भी रेडियो और एफएम के संचार में उपयोग आती थी। माइक्रोवेव आज जितने भी संचार है, मोबाइल के कम्युनिकेशन की बात कर लो, या उपग्रहों के संचार पद्धति की बात कर लो, या डिफेंस सिस्टम में संचार पद्धति की बात कर लो, लगभग हर प्रकार की संचार पद्धति में माइक्रोवेव इस्तेमाल में आ रही है। इसलिए ये वेव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात क्लियर है? इनकी तरंग दैर्ध्य परिसर कितना है? 30 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर तक। मतलब ये 30 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर तक डिस्टेंस की हो सकती है। उसके अलावा
आवृत्ति परिसर इनका क्या है? इनकी आवृत्ति परिसर की अगर हम बात करें तो 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज से 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ट्ज। समझ रहे हैं? 10 टू द पावर 9 रोटेशन इन 1 सेकेंड, इतनी फास्ट रोटेट करती है। यो 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 बहुत तेजी से, 1 सेकंड में 10 की घाते 9 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 10 की घाते 9 बार इन्होंने चक्कर मार लिया है। उपयोग सक्रिय सुदूर संवेदन में, यानी कि तीव्र सुदूर संवेदन में इनका उपयोग होता है। साथ में सूचना संचार पद्धति में सक्रिय सुदूर संवेदन, जिनमें कि उपग्रहों से हम रात में जमीन की जानकारी कलेक्ट करते हैं, या ऐसे उपग्रह जो रात में देख सकते हैं वो इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सूचना के संचार पद्धति में, जीपीएस पद्धति में और वाईफाई संचार टेक्निक, मतलब जो आप वाईफाई चलाते हो उसमें भी ये यूज हो रहे हैं, जीपीएस सिस्टम जो चलाते हो उसमें भी ये यूज हो रहे हैं। आप जो उपग्रहों का सॉरी, आप जिन उपग्रहों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी यही यूज हो रहे हैं, यानी कि माइक्रोवेव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने के लिए। ठीक है, माइक्रोवेव तरंग संचार पद्धति की बैकबोन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल आज में मोबाइल हो, टीवी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वाईफाई हो, लाईफाई हो, जितने प्रकार के हम एग्जांपल पढ़ेंगे आगे चल के पढ़ेंगे, उन सब में यही इस्तेमाल होती है। कुछ को छोड़ दिया जाए तो सब में यही इस्तेमाल होती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक और चीज, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मतलब नोट वर्ड है, डॉपलर राडार में माइक्रोवेव उपयोग की जाती है। अब डॉपलर राडार क्या है? राडार मैंने बताया था दुश्मन के आने वाले विमान को डिटेक्ट करना, या दुश्मन की ओर से कौन अंदर घुस रहा है, सीमा पार कौन आने की कोशिश कर रहा है, उसको पता लगाने का काम राडार करता है। लेकिन जब बहुत तेजी से कोई भी हवाई जहाज मूव करता है और उसको नॉर्मल राडार जब उसको नहीं, मतलब उसका डिटेक्शन नहीं कर पाता है, वहीं डॉपलर राडार में जहां माइक्रोवेव इस्तेमाल होती हैं, बहुत तेज चलने वाले भी हवाई जहाजों को भी क्या करते हैं, निशाना साध लेते हैं और जमीन से सीधे आसमान में मिसाइल मार के उन्हें निपटा देते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि इजराइल का जो डोम सिस्टम है ना, वो माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से ही इस्तेमाल होता है। उसमें जो राडार इस्तेमाल किया जाता है वो डॉपलर राडार ही कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बिग बैंग थ्योरी जैसे रहस्यों को सुलझाने में माइक्रोवेव उपयोग की जाती है। क्यों? क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र में सूर्य का परिवर्तन होगा या बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा तो उससे रेडियो वेव ही बस उत्पन्न नहीं होती है, उनसे माइक्रोवेव भी उत्पन्न होती है। तो उनसे भाई जो जो आएगा हम सबको रिसीव करेंगे और सबसे उनकी जानकारी कलेक्ट करेंगे। इसलिए जितने प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सभी इन ग्रहों के अध्ययन के लिए उपयोगी होती हैं, इन तारों के अध्ययन के लिए, सूर्यों के अध्ययन के लिए, सोलर सिस्टम के अध्ययन के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। माइक्रोवेव के बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट है इंफ्रारेड वेव या अवरक्त तरंगे। क्या है? अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों की एक अच्छी खासियत है, पहली बात, तरंग दैर्ध्य परिसर इनका कितना होता है? 760 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर। नैनोमीटर यानी क्या होता है? सॉरी, नैनोमीटर यानी 10 टू द पावर -9 मीटर। तो 10 टू द पावर -9 मीटर से 1 मिलीमीटर तक इनका तरंग दैर्ध्य हो सकता है, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी लगभग इतनी हो सकती है। इसके खोजकर्ता विलियम हर्शेल हैं। आवृत्ति परिसर कितना है? 3 इंटू 10 पावर 8 हर्ट्ज से 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। एक सिंपल भाषा में मैं बता दूं आपको कि अवरक्त तरंगे हर उस चीज से निकलती हैं जो चीज गर्म होती है। मतलब किसी की बॉडी में अगर गर्मी है, ह्यूमन बॉडी हो, लिविंग बॉडी हो, उनमें अगर गर्मी है तो उनमें अवरक्त तरंगे ही उसकी बॉडी से निकलती हैं। सूर्य से आने वाली वो तरंगे जो हमारे बॉडी तक गर्मी पहुंचाती हैं या धरती तक गर्मी पहुंचाती हैं, उन तरंगों को अवरक्त तरंगों के नाम से जाना जाता है। और ये कहां कहां इस्तेमाल होती हैं? टीवी रिमोट में अवरक्त तरंगे इस्तेमाल होती हैं। सेना के थर्मल विजन में। क्यों? क्योंकि सेना रात में देख सकता है कि दुश्मन कहां है, क्योंकि कोई भी इंसान हो उसकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। अब अगर कोई बंदा घुस रहा है अंदर तो वो अपने थर्मल विजन को लगाएंगे, थर्मल विजन में अवरक्त तरंगों को डिटेक्ट किया जाता है और वो थर्मल विजन के माध्यम से अवरक्त तरंगों को पहचान कर आने वाले व्यक्ति को पहचान लेंगे और उसको गोली मार के उसको रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। डिफेंस में इस्तेमाल होती है। तो ये हो गया हमारा अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल। इनके लिए भी हम संचार पद्धति में, उपग्रहों के संचार में उपयोग करते हैं इनका। क्यों? क्योंकि रात के समय या दिन के समय भी पेड़ पौधों के एरिया का सर्वेक्षण करने के लिए अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। बात क्लियर है? क्यों? क्यों होता है? क्योंकि अवरक्त तरंगे जो होती हैं वो बहुत कामगर चीज होती है, बहुत ही ज्यादा काम की चीजें होती हैं। क्योंकि जितनी भी जिंदा वस्तुएं हैं, जितनी भी लिविंग बॉडी है,
उन सभी बॉडी से, चाहे पेड़ पौधों की बात कर लो, चाहे इंसानों की बात कर लो, चाहे कोई भी जीवों की बात कर लो, उनकी बॉडी से औरक तरंग निकलती है और इनको डिटेक्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि किसी क्षेत्र में कितना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं। वन सर्वेक्षण करना है तो पेड़ों का सर्वेक्षण करोगे, पेड़ों से निकलने वाली किरणों को डिटेक्ट करोगे, और पेड़ों से कौन किरणें निकलती हैं, औरक तरंगे, तो उनसे डिटेक्ट कर सकते हो आप। इसके अलावा अलग पार्ट है दृश्य प्रकाश तरंगे। दृश्य प्रकाश तरंगे जो आपको देखने में मदद करती हैं, जो किसी भी वस्तु को, जैसे अगर ये है बॉटल है, इसको ये नीली है, ये नीली देखने के लिए इससे नीली किरण हमारी आंखों तक आके पहुंच रही होगी, या ब्लू कलर की लाइट, देखिए जो सन से आने वाली लाइट है वो व्हाइट कलर की है, वो आई इससे टकराई और इससे टकराने के बाद जो लाइट मेरी आंखों तक आएगी वो ब्लू कलर की होगी, क्योंकि बाकी सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। सनलाइट में 7 प्रकार के कलर होते हैं, जो कि रेनबो के कलर होते हैं, विब्ग्योर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इमेजेस नहीं, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ये अलग अलग कलर किसमें होते हैं, ये अलग अलग कलर होते हैं दृश्य प्रकाश तरंगों के अंदर मिक्स्ड। और जब सूर्य प्रकाश इससे टकराता है और इससे निकल के कौन सी तरंग आती है हमारी ओर, वही तरंग जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट होता है, बाकी सारी की सारी तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस ऑब्जेक्ट से ब्लू कलर है, मतलब दुनिया की विजिबिलिटी के लिए, दुनिया में देखने के लिए, आंखों से देखने के लिए जिन तरंगों का हम इस्तेमाल करते हैं वो तरंगे कौन सी हैं, दृश्य प्रकाश तरंगे। और ये 700 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर तक होती हैं। इनकी में प्रमुख तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होती हैं। इनका उपयोग किसमें, क्योंकि अगर दिखाई नहीं देता तो क्या आजकल का कैमरा काम करता, अगर दिखाई नहीं देता तो मैं आपको पढ़ा पाता। तो सबके देखने के लिए, चाहे ऑप्टिकल कैमरा की बात करें, चाहे सुदूर संवेदन में बात करें, प्रकाशिकी में बात करें, संचार पद्धति में, हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल संचार पद्धति में उपयोग होने लगा है। हम बात करेंगे आगे चल के कहां पे होता है। और बहुत खतरनाक स्पीड देती है, लगभग 220 जीबी पर सेकंड स्पीड दे सकती हैं ये तरंगे, इसलिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है, इसके अलावा परावैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं और बहुत खतरनाक होती हैं, एक्स किरणें जिनसे कि आप एक्सरे टेस्ट करवाते हो, उसके अलावा गामा किरणें, ये 3 प्रकार की बहुत खतरनाक रेस होती हैं, जिनके बारे में पढ़ने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सूचना संचार में मदद नहीं करती हैं, लेकिन इनका उपयोग कई जगह पे किया जाता है जिसको हम साइंस में स्टडी करते हैं। और परावैंगनी किरणें, एक्स रेज, गामा रेज आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, और चूंकि ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसीलिए हम क्या है, इनका इस्तेमाल संचार पद्धति में नहीं करते, क्योंकि जब संचार करेंगे तो इंसान के बॉडी से होकर के जाएंगे और वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्लियर है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं तार युक्त संप्रेषण के कुछ उदाहरण। किसके उदाहरण, तार युक्त संचार पद्धति के। हम ये जानते हैं कि तार का इस्तेमाल करके या वायर का इस्तेमाल करके संचार किया जा सकता है, उनमें से हम कई प्रकार के वायर्स की स्टडी कर लिए हैं। उनमें से तार युक्त संचार पद्धति का जो पहला एग्जाम्पल है वो डायल अप सर्विस है। डायल अप एक वर्ड ऐसा यूज लगता है जैसे कि हम फोन में डायल करके एक नंबर को कॉल कर रहे हैं, और एग्जैक्टली इसी प्रकार से सबसे पहले जब इंटरनेट संचार पद्धति वायर के माध्यम से प्रोवाइड की गई तो इसी को किया गया। क्या था ये, यह टेलीफोन लाइन आधारित संचार पद्धति है, क्योंकि क्योंकि जब हम इंटरनेट चलाना स्टार्ट किए तो इंटरनेट चलाने से पहले हम क्या करते थे, फोन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते थे आपस में बातें करने के लिए। मतलब फोन का इन्वेंशन, या अगर हम बात करें तो जैसे ये तार बना हुआ है जिसके माध्यम से, जैसे कि ये हमारे पास डायल अप फोन सर्विस बनी हुई है, इस फोन का हम पहले कम्युनिकेशन करने में इस्तेमाल करते थे। अगर मैं बात करूं 2003-4 की तो करते थे। इसी प्रकार के फोन ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होते थे। आज भी जिनके यहाँ वाईफाई लगा होता है उसके प्रकार इस प्रकार का फोन, उसके पास इस प्रकार का फोन दिया जाता है सर्विस में, किसके लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो पहले तो इसका इन्वेंशन हुआ और इसके बाद इंटरनेट सर्विस का भी इन्वेंशन हुआ। किसका इन्वेंशन हुआ, इंटरनेट सर्विस का। तो इंटरनेट सर्विस जो सबसे पहले प्रोवाइड किया गया उसमें डायल अप सर्विस थी। डायल अप सर्विस में हम क्या करते थे, जिस तार से हम फोन कम्युनिकेशन में सिग्नल भेजते थे उसी तार का इस्तेमाल करने लगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि जब टेलीफोन लाइन आधारित इंटरनेट संचार प्रणाली जब प्रोवाइड की गई तो इस संचार पद्धति को हमने क्या कहा, डायल अप सर्विस कहा। इसमें एक टेलीफोन नंबर डायल करने पर इंटरनेट कनेक्शन स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इसकी एक दिक्कत थी। पहली बात तो स्पीड बहुत कम, 56 केबी पर सेकेंड, मतलब बहुत ही कम स्पीड। 56 केबी पर सेकेंड आपके लिए क्या लगेगा आज के लिए, वो भी मैक्सिमम स्पीड है।
1 सेकंड में 56 केबी, बहुत ही स्लो स्पीड थी आज के दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन तब के लिए तो बहुत बड़ी खोज थी। इसके साथ खर्चीली है क्योंकि वायर का इस्तेमाल हो रहा है, टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही एक बड़ी दिक्कत थी कि अगर किसी का फोन आ जाता था ना तो इंटरनेट बंद हो जाता था। आज भी अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो आप देखेंगे कि जब आप अपने फोन में किसी से बात करने लगते हैं तो इंटरनेट संचार धीमा हो जाता है, लेकिन तब बंद हो जाता था। मतलब घंटी बजी, तुमने फोन उठाया तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तो पहले हम इंटरनेट चलाने के लिए क्या यूज करते थे? इंटरनेट से कनेक्टेड एक वायर लाइन, जिसमें से हम क्या किया करते थे, डायल अप सर्विस में टेलीफोन भी रखते थे और कंप्यूटर भी रखते थे, और दोनों को एक ही वायर से अटैच करके इंटरनेट चलाते थे। और जब इस प्रकार की संचार पद्धति का इस्तेमाल होता था तो उसे डायल अप सर्विस कहा जाता था। कौन सी सर्विस? डायल अप संचार पद्धति, जिसमें स्पीड बहुत कम और इसमें वायर का इस्तेमाल होता था संचार करने के लिए। किसका इस्तेमाल होता था? वायर का संचार। इसीलिए वायर्ड संचार पद्धति में डायल अप सर्विस मानी जाती है सबसे पहले। ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि यूपीएससी में डायल अप सर्विस से क्वेश्चन आए हुए हैं, हालांकि पीएससी में नहीं आए हुए हैं, पर चूंकि पीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी वगैरह का कॉपी पेस्ट मारता है, इसलिए मैंने इस चैप्टर में डायल अप सर्विस भी आपको पढ़ाया है। इसके बाद डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अभी दिक्कत क्या थी कि फोन आएगा तो संचार नहीं होगा, बात नहीं हो पाएगी। इसमें ये बदल गया, फोन आएगा तो संचार होगा, मतलब फोन आएगा तब भी इंटरनेट चलेगा आपके कंप्यूटर में, आप फोन में बात भी कर सकते हो और इंटरनेट भी चला सकते हो, या दूसरा बंदा इस फोन में बात करेगा और आप इंटरनेट चलाओगे अलग बैठ के, हो सकता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में कैसे होता था? ये एक ही तार का दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर इस्तेमाल करते थे। मतलब यह इंटरनेट सेवा और टेलीफोन लाइन दोनों संचार पर आधारित है, मगर इसमें कॉलिंग और इंटरनेट संचार एक साथ किया जा सकता है, जो कि डायल अप पे नहीं था। हमने अपग्रेड किया। साथ में यह कनेक्शन में 2 एमबीपीएस की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रोवाइड कर सकता था। जहां वो 56 केबीपीएस स्पीड दे रहा है, ये 2 एमबीपीएस दे रहा है। अगर आप इसे डायरेक्टली नहीं समझ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि 2011-12 के पास जो ब्रॉडबैंड सर्विस में केबल का इस्तेमाल करके या टेलीफोन केबल का इस्तेमाल करके आपके घरों में ब्रॉडबैंड लगाया जाता था, या बेसिकली कैफे वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था, वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन था। और डायल अप सर्विस तो बहुत पहले इस्तेमाल की जाती थी, हमने बेहतर तरीके से उसे इस्तेमाल ही नहीं किया कभी। हमारी एज के बंदे ने तो नहीं किया, और आने वाले बच्चे तो भूल भी जाएंगे इन चीजों को, कभी भी देखे भी नहीं होंगे। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा उन्होंने, जो अभी छोटे बच्चे हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? इसके लाभ का स्टडी करना। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के अगर हम लाभ की बात करें तो इसकी फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि देखिए, पहले ही फोन कनेक्शन लोगों के घर में था, ठीक है, लोगों के घर में हम फोन कनेक्शन पहले से ही कर चुके थे। तो इंटरनेट सर्विस अगर उन्हीं के घर पहुंचाना है तो हमें फोन की वायर ही इस्तेमाल करनी है, यानी एक्स्ट्रा आपको वायरिंग करने की आवश्यकता ही नहीं। तो पहली महत्वपूर्ण बात क्या, कि कोई अतिरिक्त वायरिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि फोन से देखिए क्या होता था, एक डीएसएल कनेक्शन आपको मौजूदा टेलीफोन वायरिंग का उपयोग करता था, इसलिए आपको अपने फोन सिस्टम से महंगे अपग्रेड या भुगतान नहीं करना पड़ा। मतलब आपको एक नया वायर नहीं लगवाना पड़ा, आप पुराने वायर का इस्तेमाल करके नवीन इंटरनेट सर्विस को उपयोग कर सकते थे। साथ में लागत प्रभावी था क्योंकि खर्च कम था इसमें। हालांकि होता था खर्च, लेकिन कहने के लिए अगर हम डायल अप सर्विस के रिस्पेक्ट में देखें तो खर्च कम था, स्पीड ज्यादा थी। स्पीड क्या? ज्यादा, मतलब तेजी से काम करता था, यानी कि स्पीड ज्यादा थी। उपयोगकर्ता एक समय में टेलीफोन लाइन और इंटरनेट दोनों पे बात कर सकता था, और ये सर्विस डायल अप सर्विस में नहीं प्रोवाइड की गई थी, जो कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में प्रोवाइड की गई। तो तब के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और इसका उपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये लगभग हर क्षेत्र में इस्तेमाल होने लगा। लगभग हर एक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, खासकर हर जगह कैफेज वगैरह में इस प्रकार की संचार पद्धति शुरू हो चुकी थी। टेलीविजन संचार पद्धति में तारयुक्त संचार पद्धति उपयोग की जाती थी, अभी भी की जाती है। आजकल भी टीवी वगैरह चलाने के लिए हम डिस्क की तार से कनेक्शन सेटअप करते हैं, यानी कि आज भी टेलीविजन चलाने के लिए हम टेलीविजन संचार पद्धति में वायर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया कि कोएक्सियल केबल के संचार पद्धति किससे होती है? टेलीविजन संचार पद्धति के माध्यम से ही होती है। अब बात करते हैं आगे, अगला पार्ट, कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास तार रहित संचार पद्धति के भी। इसके तार रहित, जिसमें हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब वायर नहीं होता है। उनमें से जो सबसे पहली पद्धति स्टार्ट की थी हमने, वो थी निकट क्षेत्र संचार पद्धति।
पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप। निकट क्षेत्र संचार पद्धति की बात कर लीजिए, रेडियो आवृत्ति पहचान तकनीक यानी कि RFID टेक्निक, और इसके बाद अगला क्या है, ब्लूटूथ सर्विस, जिसका हमने सबने इस्तेमाल किया है और आज भी इस्तेमाल करते हैं। खासकर ब्लूटूथ से ईयरफोन में गाने सुनने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पहले डेटा ट्रांसफर के लिए भी उपयोग होता था। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, वाईफाई है, लाईफाई है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि आजकल वायरलेस संचार पद्धति में आपकी मदद करते हैं या वायरलेस संचार पद्धति करने में हेल्पफुल होते हैं। उनमें से जो सबसे पहला है वो है क्या, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, पहले तो नियर फील्ड से समझ जाइए कि पास के क्षेत्र के लिए है, दूर के क्षेत्र के लिए नहीं है। और इसमें क्या है, एनएफसीटी या नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेडियो वेव ट्रांसमिशन पर आधारित संचार पद्धति है। मैंने कहा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इस्तेमाल करते हैं हम संचार के लिए, तो जो सबसे पहले स्टार्ट किया वो सबसे लो लेवल की वेव यानी कि रेडियो वेव का हमने सूचना संचार करने में इस्तेमाल किया, और उसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा गया। इसके लिए जरूरी था कि जिन दो सिस्टम के बीच आप संचार करें वो बहुत पास हो, अगर दूर दूर होते थे तो संचार संभव नहीं होता था। इसकी गति सीमा की बात की जाए तो 106 से 424 केबी पर सेकेंड तक की होती है। स्पीड कितनी, 106 से 424 केबीपीएस, मतलब कहने का कि स्पीड स्टिल डायल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से कम थी, लेकिन थी। और यह संचार पद्धति मोबाइल में उपयोग में लाई जाती है। इसका उपयोग मोबाइल अत्यधिक पास होने के मतलब इसके उपयोग में मोबाइल अत्यधिक पास होना जरूरी है। खासकर ऐसे इस प्रकार से डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी, बिल पेमेंट वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसका नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रेडियो आवृत्ति पहचान तकनीकी। ये रेडियो आवृत्ति पर ही हुई, ये बेसिकली नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का संवर्धित यानी कि बेहतर रूप है। हमने क्या किया, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और बेहतर करके रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी में चेंज किया, क्योंकि इसमें रेडियो आवृत्ति की पहले पहचान सुनिश्चित होती थी। क्या सुनिश्चित होगी, पहले पहचान सुनिश्चित होगी। दो अलग अलग सिस्टम है, आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की रेडियो वेव को पहले पहचानेंगे कि वो कौन सी रेडियो वेव भेज रहा है और मुझे कौन सी रिसीव करनी है। और जब वो पहचान स्थापित हो जाती थी, बेसिकली जब कनेक्शन दोनों के बीच सेटअप हो जाता था, तब संचार होने लगता था इसका इस्तेमाल करके रेडियो वेव का। जैसे कि बेसिकली एक कंप्यूटर और मॉडेम से जुड़ा हुआ एक एंटीना होता था। एंटीना क्या करता था, रेडियो वेव को भेजता था। ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं जब सूचना संचार के अवयव पढ़ रहे थे। उसी पार्ट में एक ये है कि हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीना का, जो मैसेज को भेज रहा है किसी दूसरे बंदे के पास जो रिसीव करेगा। तो जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक का इस्तेमाल करते थे, ये रेडियो आवृत्ति पहचान तकनीक थी। इसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू दैट पहले वाले के ज्यादा थी, लेकिन उतनी बेहतर भी नहीं थी। फिर हम बात करते हैं किसकी, ब्लूटूथ की। देखिए स्पीड जनरली पेपर में नहीं आता है, क्योंकि स्पीड वेरी करती है, अलग अलग समय पे उसकी क्षमता बढ़ने लगती है, इसलिए एग्जाम में डायरेक्टली स्पीड नहीं आता, पर बेसिकली समझ के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब बात आती है ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ में भी रेडियो वेव इस्तेमाल किया संचार के लिए, क्योंकि ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो ये हमेशा इस्तेमाल करेंगे किसका, हमेशा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इस्तेमाल करेंगे। और उन विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो पहली तरंग आई रेडियो वेव आई, और वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक। यानी ब्लूटूथ संचार पद्धति में भी हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आधारित हम रेडियो वेव इस्तेमाल करते हैं। 2.5 गीगाहर्ट्ज, समझ रहे हो आप, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रीक्वेंसी होती है ये। इसका इस्तेमाल किया जाता था ब्लूटूथ में। इसकी खासियत क्या थी, कम लागत, सस्ता, प्रयोग करने में आसान, मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन होता था। 2011-12 में जब सबसे पहले मेरे पास फोन आया था, तो मैंने इसी पद्धति से संचार करना, बेसिकली मल्टीमीडिया फोन आया था, तो हमने इसी पद्धति से संचार करना स्टार्ट किया था। उसके बाद दीवारों के आर पार प्रवेश कर सकता है। मतलब अगर आप एक दीवार से, मतलब आप और आपके दोस्त के बीच कोई दीवार अगर आ जाती है, कोई दीवार होती है, फिर भी आपस में अगर आप पास हो तो संचार कर सकते हो। जबकि ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी में उपयोग नहीं हो पाता था, पर ब्लूटूथ में ऐसा पॉसिबल था। इसके साथ इसका उपयोग वॉइस और डेटा ट्रांसफर दोनों के लिए किया जाता था। मतलब आपको साउंड भेजना है तो भी भेज सकते हो, आप बात भी कर सकते हो, और आप इस तरीके से, जैसे कि आज आप ब्लूटूथ का यूज करके कान में ईयरफोन लगा के साउंड भेज के सुनते हो, मोबाइल से साउंड आता है आपके कान तक पहुंचता है और आप सुनते हो। यही होता है ना हेडफोन में, जो ब्लूटूथ हेडफोन होते हैं ना, वायरलेस हेडफोन होते हैं, उनमें इसी तकनीकी का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो ब्लूटूथ
बहुत फायदेमंद था। स्पीड इसकी स्टिल कम थी, 3 एमबीपीएस की स्पीड थी और आज इसकी स्पीड इंप्रूव कर दी गई है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा तेजी से संचार पद्धति ये प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी कमजोरी है कि बहुत कम दूरी यानी लगभग 10 मीटर तक ही ये संचार कर सकता है। और एक और समस्या थी, इसे हैक किया जा सकता था। तो इसे हैक करना आसान था, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, लेकिन सुरक्षित या सेफ कम्युनिकेशन है तो आप इसका इस्तेमाल करने से बचते हैं। इसके बाद बात करता हूं वाईफाई। वाईफाई संचार पद्धति और ज्यादा अच्छी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया है इसने, और 2.45 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों का। और इसमें स्पीड कितनी मिली? इसमें स्पीड मिली 64 एमबीपीएस की, अर्थात यह रेडियो तरंगों को ही पहचान के संचार करती है। और स्पीड कितनी है? मतलब रेडियो तरंगों के माध्यम से ही संचार करती है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। स्पीड इसकी 64 एमबीपीएस है। जिस तरंग का इस्तेमाल करते हैं उसकी आवृत्ति 2.45 गीगाहर्ट्ज है। कभी क्वेश्चन में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह कि वाईफाई अधिकतम क्षेत्र सीमा 100 मीटर तक कवर करता है, जहां पर ब्लूटूथ 10 मीटर कवर करता था, वाईफाई लगभग 100 मीटर तक कर सकता है। अब आप ये मत कह देना कि आपके फोन से जो आप हॉटस्पॉट प्रोवाइड करते हो वो 100 मीटर तक नहीं कवर कर पाता। अच्छा खासा उसके लिए वाईफाई चाहिए होता है, ठीक है ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इसका शॉर्ट नेम है वायरलेस फिडिलिटी। क्या है शॉर्ट नेम? वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है ना। और स्पीड लगभग 64 एमबीपीएस और स्टिल ग्रो कर रही है, अभी भी हम स्पीड को और ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे जो हम पढ़ने जाएंगे वो क्या है? वाईफाई डायरेक्ट। वाईफाई डायरेक्ट क्या होता है? देखिए, वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट लगभग दोनों सेम प्रकार की चीजें हैं, पर यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे समझते हैं, ठीक है ना। वाईफाई डायरेक्ट ये एग्जैक्टली वाईफाई के समान ही सर्विस है, लेकिन देखिए वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हम बात करते हैं वाईफाई की, तो वाईफाई क्या करता है, एक पूरा मॉडेम रखा होता है और वो सभी को नेटवर्क प्रोवाइड करता है और एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन वाईफाई में ऐसा नहीं होता है। वाईफाई में मॉडेम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दो अलग अलग मोबाइल डिवाइस आपस में एक दूसरे से वाईफाई डायरेक्ट से आपस में जुड़ सकते हैं। तो जहां पे भी मैंने वाईफाई बोला है उसके लिए सॉरी। वाईफाई डायरेक्ट एग्जैक्टली वाईफाई के समान सर्विस है, लेकिन वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट में एक डिफरेंस यही है कि वाईफाई में एक मॉडेम होता है, तो सारे कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल सिस्टम को नेटवर्क प्रोवाइड कर देता है। लेकिन वाईफाई डायरेक्ट में हमेशा दो डिवाइस ही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। आवृत्ति ये स्टिल रेडियो तरंगों को जो कि 2.45 गीगाहर्ट्ज की होती है इस्तेमाल करती हैं। स्पीड एग्जैक्टली लगभग वाईफाई के समान ही प्रोवाइड करती है, लेकिन खासियत क्या है? ब्लूटूथ से ज्यादा पावरफुल क्षमता होती है। किससे ज्यादा? ब्लूटूथ से ज्यादा तेज संचार कर सकती हैं और ब्लूटूथ की अपेक्षा डाटा की सुरक्षा भी ज्यादा होती है इसमें। मतलब साइबर सिक्योरिटी अच्छी, डेटा की सुरक्षा अच्छे से हो जाती है। जिस रेडियो तरंग का आप इस्तेमाल करते हैं वो 2.45 गीगाहर्ट्ज की होती है और यह बिना राउटर के डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर देती है। मतलब दो डिवाइसेस के लिए आपस में राउटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, वरना कोई एक ऐसी डिवाइस चाहिए होती है जो हॉटस्पॉट प्रोवाइड करती है। इसमें कोई भी एक दूसरे को हॉटस्पॉट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आपस में एक दूसरे से एग्जैक्टली ब्लूटूथ टाइप कनेक्ट हो जाते हैं और संचार करते हैं, दो मोबाइल डिवाइस वगैरह, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है वाईफाई डायरेक्ट सर्विस। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपने यूज किया होगा बहुत सारे संचार की पद्धति आजकल इस्तेमाल होने लगी हैं। एक बहुत बढ़िया जेंडर नाम का एक सॉफ्टवेयर आया करता था, उससे हम संचार करते थे। वो वाईफाई डायरेक्ट ही इस्तेमाल करते थे और बहुत तेजी से डेटा को ट्रांसफर किया करते थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वाइटफाई। वाइटफाई क्या है? अब वाइटफाई एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने सुना, ये जाना कि रेडियो तरंगों का हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? संचार करने के लिए। तो जब हम एफएम की बात करते हैं उसमें भी रेडियो तरंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमने इस्तेमाल किया। जब हमने संचार किसका किया मोबाइल कम्युनिकेशन में, उसमें भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया। जब हमने टेलीविजन संचार पद्धति का इस्तेमाल किया उसमें भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया। मतलब आजकल भी टेलीविजन जिसमें वायरलेस कनेक्शन होता है वो किसका इस्तेमाल करती हैं? वो आजकल विदाउट वायर के कम्युनिकेशन करती हैं, यानी कि उनमें डेटा ट्रांसफर बिना वायर के होता है। तो सरकार ने क्या देखा या लोगों ने क्या देखा कि मोबाइल संचार की एक अलग पद्धति है, एफएम रेडियो संचार की अलग पद्धति है, टेलीविजन के संचार की अलग पद्धति है,
इन द सेम वे उपग्रह संचार करना है तो उसके लिए अलग पद्धति है। तो सबके लिए अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज डिसाइड कर दी गई कि इतने से इतने तक तुम कम्युनिकेट करोगे, इतने से इतने तक तुम कम्युनिकेट करोगे, इतने से इतने तक तुम कम्युनिकेट करोगे। तो टेलीविजन के लिए क्या दिया गया, टेलीविजन को दिया गया कि आप 200 से 600 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति में केवल टेलीविजन संचार होगा। इस बीच की जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी उनका इस्तेमाल और कोई दूसरी डिवाइस नहीं करेगी, केवल केवल कौन करेगी, टेलीविजन के ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो टेलीविजन में संचार के लिए 200 से 600 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों को रिजर्व कर दिया गया। इस तरंग में मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं होगा, इन तरंगों के बीच में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये बात डिसाइड कर ली गई, पहले से ही कर ली गई। लेकिन ये देखा गया कि टेलीविजन अपने स्पेक्ट्रम का, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम टेलीविजन के लिए रिजर्व किया गया है, इस स्पेक्ट्रम का टेलीविजन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है। मुश्किल से 0.5% या 1% ही रेडियो वेव इस्तेमाल की जा रही हैं इसके बीच की। तो ये रिजर्व आवृत्ति स्पेक्ट्रम या रिजर्व फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो प्रोवाइड किया गया टेलीविजन संचार पद्धति के लिए, क्योंकि टेलीविजन के चैनल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत होंगे तो 1000-2000 होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। और 1000-2000 रेडियो वेव तो बहुत ज्यादा, इसका 1% पार्ट में ही कवर हो जाती है। तो फिर रिक्वायरमेंट किसकी हुई, तो रिक्वायरमेंट हुई कि एक काम करते हैं ना, जो इनके बीच बहुत सारा स्पेक्ट्रम बचा रह गया है, इन आवृत्तियों का इस्तेमाल करके क्यों ना इंटरनेट स्टार्ट किया जाए। और इस पर दिमाग किसने लगाया, माइक्रोसॉफ्ट में इंडिया में बोला कि हम वाईफाई का इस्तेमाल करके आपके यहाँ संचार पद्धति प्रोवाइड करेंगे, चलेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो सरकार ने बिल्कुल उसके लिए हाँ बोल दिया है, यानी कि जब हम टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति स्पेक्ट्रम का संचार पद्धति के लिए इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेलीविजन सिग्नल के लिए प्रयुक्त रिजर्व आवृत्ति स्पेक्ट्रम यदि डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त होते हैं, संचार पद्धति वाईफाई कहलाती है। अब मैंने वाईफाई डायरेक्ट में बार बार वाईफाई वर्ड यूज किया था, ये वही वाईफाई है, तो वो गलती से किया था। अब वाईफाई में क्या होता है, हम टेलीविजन वाला स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। भारत इसका स्पेक्ट्रम उपयोग में नहीं लाता है अभी, इसके बाकी बचे स्पेस को व्हाइट स्पेस कहा जाता है, क्योंकि भारत में यह स्पेक्ट्रम बहुत कम इस्तेमाल होता है टेलीविजन संचार के लिए। तो अगर 99% एरिया बच रहा तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाए। और इस तकनीक को हमने वाईफाई कहा। इसकी स्पीड भी अच्छी खासी मिलती है, वाईफाई के से लगभग उससे ज्यादा ही मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं वाई मैक्स। ये बेसिकली वाईफाई का बड़ा रूप है। वाईफाई जहां 100 मीटर एरिया कवर करता था, वाई मैक्स 50 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। मतलब एक सर्किल जिसमें पूरे का पूरा 50 एक पूरे शहर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कौन, वाई मैक्स। इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब ध्यान से देखिए, इसमें माइक्रोवेव लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या लिखा है, माइक्रो वर्ड यूज किया गया है, यहां से माइक्रोवेव इस्तेमाल आती है। मतलब जब हमें क्या करना है, अच्छे पावर में कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टेबल करना है, तो वहां हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। इसका हॉटस्पॉट कितनी दूर तक होता है, इसका हॉटस्पॉट 50 किलोमीटर तक होता है। अब जनरली बच्चे क्या कह सकते हैं, जनरली बच्चे जस्ट अ मिनट, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं या क्या समझते हैं कि हॉटस्पॉट तो मुश्किल से 1 रूम और 2 रूम तक हम प्रोवाइड कर पाते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपको अपनी बैंक की एक ब्रांच मतलब आप एक बैंक के ऑनर हैं और आपके बैंक की पूरी ब्रांचेस आपके पूरे शहर में फैली हुई हैं। तो अपने मेन हेड ऑफिस से बाकी सारी की सारी बैंक से कनेक्शन करने के लिए केवल अगर आप अपना केवल अकेले का नेटवर्क चाहेंगे, तो वहां पर आप वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस यूज करेंगे, यानी वाईमैक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो पूरे शहर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और आप पूरे शहर में पूरी दुनिया को प्रोवाइड नहीं करेंगे, केवल अपनी ब्रांचेस को प्रोवाइड करेंगे, जो आपके बैंक की ब्रांच होगी, ठीक है ना। तो यह 50 किलोमीटर सीमा तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसकी संचार में माइक्रोवेव यानी कि 2 गीगाहर्ट्ज से 11 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो तरंगों का माइक्रोवेव तरंगों का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां से रेडियो तरंगे खत्म, माइक्रोवेव तरंगे शुरू हो जाती हैं। इसकी खासियत क्या है, संचार गति क्षमता बहुत तीव्र होती है। दूसरी चीज, वाईमैक्स के उपयोग यूनिवर्सिटी के कैंपस में और साथ में बैंकिंग क्षेत्र में उसकी शाखाओं तक नेटवर्क पहुंचाने में इस्तेमाल होता है, इसका वाईमैक्स का इस्तेमाल, और बहुत सिक्योर्ड होता है। सबसे मेन चीज है सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जितनी दूर तक संचार उतना सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है, अगर नहीं होगी तो संचार पद्धति अच्छी नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं लाइफाई,
अब देखिए, हमने बात किया था दृश्य प्रकाश तरंगों के बारे में कि दृश्य प्रकाश तरंगें जो सूर्य से आती हैं, जिनमें बै, जा, नी, हा, पी, नाला यानी कि बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल, ये सारी तरंगें होती हैं। इससे अलग-अलग रंग होते हैं। ये तरंगें हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, यानी कि इन्हें हम नग्न आंखों से देख पाते हैं। जब हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें, वो जो कि प्रकाश है जो हमारी आंख से दिखाई देती है, उसका संचार पद्धति में इस्तेमाल करते हैं, तो वो लाइट फाई कहलाती है या लाइफ आई कहलाती है, जिसे लाइट फिडेलिटी कहते हैं। और इसकी जब टेस्टिंग की गई थी तो इसकी स्पीड 224 जीबी पर सेकंड मिली थी। ध्यान दीजिएगा, 224 जीबी पर सेकंड। लेकिन इसकी खासियत क्या है? एक बात बताओ, अगर मैं यहां से टॉर्च जलाऊं जो कि दृश्य प्रकाश तरंग छोड़ेगा, तो वो क्या आर पार इस दीवाल के आर पार कभी प्रकाश जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो जब दीवाल बीच में आ जाती है, कोई और अवरोधक बीच में आ जाता है, तो ये संचार करने में असमर्थ होती है। जबकि माइक्रोवेव, रेडियो वेव में दिक्कत नहीं है, कोई अवरोधक बीच में आ जाए वो संचार कर देंगी। लेकिन लाइफ में स्पीड तो अच्छी मिलती है, लेकिन संचार पद्धति में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि कोई भी अवरोधक अगर मार्ग में आया रास्ते में, तो संचार नहीं हो पाता है। तो ध्यान से देखिए, तार रहित संचार पद्धति में यह संचार पद्धति दृश्य प्रकाश तरंगों का इस्तेमाल करती है, पहली बात। दूसरी बात, दृश्य प्रकाश तरंगों का तो उपयोग किया जाता है, अर्थात इसका संचार बहुत सस्ता है। आप एलईडी लाइट का इस्तेमाल करके संचार कर सकते हो। साथ में स्पीड 224 जीबी पर सेकंड, बहुत खतरनाक स्पीड है। हमने तो देखी भी नहीं, 1 जीबी पर सेकंड नहीं देखी यार। मुश्किल से अभी हमारे पास 3 से 4 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है। कहा तो जाता है कि 100 एमबीपीएस का वाईफाई है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने में वो जो इफेक्टिव स्पीड होती है वो 3 एमबीपीएस की होती है, 4 एमबीपीएस, 5, 6, 7, इससे ऊपर नहीं। 4G 5G में हो सकता है 10 एमबीपीएस 20 एमबीपीएस मिल रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा। स्टिल हमने देखी हो कि 1 जीबी पर सेकंड की स्पीड हो। साथ ही साथ में अधिकतम गति सीमा संचार क्षेत्र में क्रांति लाने में सहायक हो सकती है। पहली बात तो सस्ती, क्योंकि आप एलईडी लाइट का यूज कर रहे हो संचार करने के लिए, आपको किसी प्रकार की और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करना ही नहीं है। और एलईडी लाइट तो ऑलरेडी शहरों में लगी हुई है चारों तरफ। तो जैसे डायल अप सर्विस में हुआ था कि टेलीफोन था, हमने वहीं पर इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया। तो इन द सेम वे यहां पर भी ये सर्विस है कि जो भी चीज है सामने, हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उससे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो पहले से ही लाइट लगी हुई है, एलईडी लाइट, पूरे घरों के चारों ओर सामने पूरे शहर भर में संचार करने के लिए हम लाईफाई का एलईडी लाइट के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ लागत अत्यधिक कम होने के कारण इसका इंस्टॉलेशन आसान होता है। क्यों? पहले से लगी है एलईडी लाइट, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको। इसके अलावा बात करें समस्याएं, कम दूरी तक प्रभावित है, बहुत दूर आप संचार नहीं कर सकते हो। यहां से वैसे भेजना है तो यहां से वहां तक दृश्य प्रकाश तरंगे आप नहीं भेज सकते हो। विश्वसनीयता कम है, क्योंकि अभी तक हमने सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया, तो भरोसा कैसे कर ले? तो भरोसा कम है। अवरोधक आने पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रकाश अवरोधक में रुक जाता है, दृश्य प्रकाश अवरोधक के आर पार नहीं जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आगे बात करें तो उपग्रह संचार तकनीकी। हाँ, जब हम उपग्रहों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त का घर है, धरती है, ये क्या है, अर्थ है। मान लीजिए इंडिया में मैं हूं और कहीं वो सिंगापुर में मेरा फ्रेंड है, साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज में। तो मैं क्या करूंगा, या मैं उसको उपग्रह की ओर पहले रेडियो वेव को भेजूंगा, और फिर वहां से रेडियो वेव उपग्रह के माध्यम से कहां पहुंचेगी, इस व्यक्ति के पास पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम आपस में एक दूसरे को सीधे भेजें तो रास्ते में अर्थ आ जाएगी बीच में, और अर्थ आगे वेव को नहीं जाने देगी, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। पर उपग्रह ये काम कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर है, कि एंटीना की तरह काम करेगा, वो रिसीव करेगा सिग्नल को और वो भेज देगा सिग्नल इसके पास। और उपग्रह संचार पद्धति वर्तमान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ रही है। अगर आप बात करें तो वन वेव कंपनी है, स्टारलिंक कंपनी है, जी सेट सीरीज है, ये सभी उपग्रह युक्त संचार पद्धति इस्तेमाल करती हैं। जी सेट जहां इंडिया में वर्क करती है, स्टारलिंक कहां है, यूएसए की कंपनी है। बेसिकली आपने एलॉन मस्क का नाम सुना होगा, जिसकी टेस्ला कार है और जो उपग्रह लॉन्चिंग में बहुत आगे जा चुकी है, वो कंपनी स्टारलिंक सर्विस भी प्रोवाइड करती है, यानी कि उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये संचार पद्धति किसकी है? उपग्रह संचार पद्धति है। वन वेव कनाडा में चल रही है, स्टारलिंक यूएसए में चल रही है, जीसैट सर्विस हमने अपने इंडिया में इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर जीसैट की बात करें तो ये केवल सरकार इस्तेमाल करती है अपने काम और उद्देश्य के लिए, ठीक है, यानी कि रिमोट सेंसिंग के लिए और संचार पद्धति के लिए।
एक संचार उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर ट्रांसमिशन और रिसीवन के चैनल बन के एक ट्रांसपोंडर के माध्यम से संकेत को प्रसारित करता है। मतलब इसमें संचार के सभी अवयव पाए जाएंगे, ये रिसीव करेगा सिग्नल को और सेंड कर देगा एम्पलीफाई करके दूसरे के पास, और बहुत बढ़िया संचार पद्धति इससे हो पाती है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, हमने तारयुक्त और तार रहित संचार पद्धति के एग्जाम्पल पढ़ा, साथ में हमने इस बात पे भी स्टडी की कि ये किस आवृत्ति पर काम करती हैं, साथ में तारयुक्त और तार रहित संचार पद्धति में किस प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वायर्स का इस्तेमाल होता है, इन सभी पे हमने स्टडी कर ली है। यहां पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का टॉपिक लगभग कंप्लीट होता है, कुछ इससे जुड़े हुए टॉपिक होंगे उसको हम बाद में कंप्लीट कर देंगे। अब हम इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक पे स्टडी स्टार्ट करेंगे, और वो नया टॉपिक क्या होगा, नया टॉपिक जस्ट अ मिनट, उस नए टॉपिक पे स्टडी करेंगे स्टार्ट, जो कि नेटवर्क होगा। क्या होगा, नेटवर्क सिस्टम। तब तक पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।